हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एफ वाई बीबीए के आज के लेक्चर नंबर 3 में। यस, सो एफ वाई बीबीए का सेमिस्टर नंबर 2, जिसमें हम देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। और कॉस्ट अकाउंटिंग की फिलहाल चल रही है थ्योरी। यस दोस्तों, थ्योरेटिकल पार्ट का आज सेकेंड लास्ट लेक्चर है। सो सर, आपने तो लास्ट बोला था। नहीं दोस्तों, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, तो ये तो कवर करेंगे कल। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ पार्ट, कॉस्ट का कुछ पार्ट देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अलग टाइप्स, ये तो क्लासिफिकेशन हुआ। टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम देखेंगे और उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे कॉस्ट शीट का। और ये 4 लेक्चर होने के बाद हम फाइनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे, जिसमें हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होगी 16 मार्क्स के लिए। यस दोस्तों, सो अगर ये आप मतलब 16 मार्क्स कंफर्म करना चाहते हो तो डेफिनेटली विल रिकमेंड कि आगे के सब लेक्चर आपको अटेंड करना है। और आगे के सब लेक्चर अगर आपको अटेंड करना है तो उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा आपको हमारा एप्लीकेशन KKCA फ्रॉम प्ले स्टोर। यस दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको अगर आपको मतलब डिपेंड्स, आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है, मतलब iOS, तो जो भी सिस्टम रहेगा उसमें आप रिस्पेक्टिव लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए। और ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे लाइव लेक्चर के, जो आप आपके कन्वीनियंट टाइप के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। और सबसे इसमें भी एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जब वीडियो देखोगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो उसमें रिजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट कम है, इंटरनेट कम कंज्यूम करना चाहते हो, तो रिजोल्यूशन कम भी कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसका स्पीड भी बढ़ा सकते हो। सो ये भी फीचर्स उसमें दिए गए हैं। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग नाउ। सो ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली सबके सब अपडेट्स या फिर डेमो लेक्चर जो रहेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स सी, करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत आफ्टर एंजॉइंग म्यूजिक फॉर फ्यू सेकेंड्स। यस दोस्तों, तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के साथ। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है? सर, ये तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। यस दोस्तों, स्टार्ट कर चुके हैं, और कल हमने कुछ टाइप कवर भी किए। क्लासिफिकेशन का कुछ पार्ट हुआ है, वो फटाफट से रिकैप करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो कॉस्ट क्लासिफिकेशन मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। जो सेम कॉस्ट है उनका ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हेड्स है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर कॉस्ट को क्लासीफाई किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कौन से हेड है और इनको कौन से कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये बहुत बड़ा चार्ट है सर, ये चार्ट तो बहुत ही बड़ा है। तो इसमें जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मतलब हम तो आज पूरा चार्ट ही कवर करने वाले हैं। हमारा इंटेंशन आज यही रहेगा कि हमें पूरा का पूरा चार्ट कवर करना ही करना है। ठीक है, बट वो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको जस्ट याद दे दूँ क्या क्या देखने वाले हैं हम। देखो, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, उसके बाद एलिमेंट वाइज है, बिहेवियर वाइज है, कंट्रोल वाइज क्लासिफिकेशन है, उसके बाद नॉर्मेलिटी वाइज क्लासिफिकेशन है, देन आइडेंटिफाइबिलिटी के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, एसोसिएशन के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के, और लास्ट में रिलेवेंस के बेसिस पे कॉस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स सी, स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो पार्ट हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट फंक्शनल में सबसे पहले क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। सो सीधी सी बात है, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया और गुड्स प्रोड्यूस किया, ये पूरे प्रोसेस में फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर वो मटेरियल हो, लेबर हो या एक्सपेंसेस हो, डजेंट मैटर, जो फैक्ट्री में एक्सपेंस हो रहा है, फैक्ट्री का एक कॉस्ट है, ये है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, सो ये ब्लू वाला पार्ट देख लो। सो दिस इज द कॉस्ट विच इनकर्ड फॉर अ
सीरीज ऑफ ऑपरेशन, दैट इज कहाँ से लेकर कहाँ तक, राइट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन। सो रॉ मटेरियल परचेस किया वहाँ से लेकर तो प्रोडक्ट कंप्लीट करने तक सब चीज़ें फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट होती है, ठीक है। इसका साथ हमने एग्जांपल भी देखा था, जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह यूज़ होता है, फैक्ट्री का लाइटिंग वगैरह है, रिपेयर करने पड़ते हैं मशीनरीज वगैरह, उसका डिप्रिसिएशन है, रेंट रेट से, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट जो टाइप है इसमें वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस, ठीक है। सो यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड जैसे कि डायरेक्टर है जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको सैलरी वगैरह दिया, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट कर रहा है, अकाउंटिंग वगैरह हो रहा है, या ऑडिट फीस वगैरह पे की उसको, या ऑफिस के एक्सपेंसेस जो भी ऑफिस का रेंट हो, ऑफिस के एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल हो, ऑफिस का जो प्रीमाइसेस है उसका इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मतलब जो डिसीजन मेकिंग होता है, देखो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग अगर कंपनी की बात करें तो डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं, ऑफकोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, जो पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करते हैं, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दोस्तों नेम इटसेल्फ सजेस्ट सेल करना। सेलिंग कॉस्ट मतलब ऐसा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करना है, नए कस्टमर अट्रैक्ट करना है, और जो एक्चुअली जो हमारे कस्टमर है उनको रिटेन करके रखना है, इससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है ये होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर वो एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग, सैलरी, ये सब कुछ उसमें आता है। और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, ये देखो ये तो हो गया मतलब डिजिटल मीडिया, टेलीविजन, सब कुछ, ये शोरूम का एक्सपेंस, ये सब हो गया सेलिंग का कॉस्ट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, गुड्स रेडी होने के बाद डिस्पैच किया और कस्टमर तक पहुंचाया, ये जो खर्चा होता है ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन में लास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम ही बोलता है भाई ये किस लिए है, रिसर्च करना है, मतलब न्यू प्रोडक्ट कुछ फाइंड करना है, इनोवेशन करना है, कुछ क्रिएटिव करके दिखाना है, तो ये रिसर्च का पार्ट हुआ। और वो रिसर्च करने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, ठीक है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन, उसका फॉर्मूला बनाया तो ये रिसर्च था, टेस्टिंग वगैरह किया, सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद जो वैक्सीन बना के सब लोगों को दी, सब इवन भाई इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी हमने एक्सपोर्ट किया, प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, हमने बहुत बड़ा काम किया है देश के पूरे दुनिया के लिए। तो ये जो था पार्ट वो था डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, जब हमने वो प्रोडक्ट एक्चुअली वो प्रोसेस इंप्लीमेंट करके प्रोडक्ट वगैरह बनाए। सो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गए। सो फंक्शन के बेसिस पे चार, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एलिमेंट पर, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। सो देखो एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, एलिमेंट का मतलब मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, वही एक बार रिपीट करता हूँ कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, साथ में लेके आओ पानी बन जाता है। तो ये उसके एलिमेंट्स हो गए, जिस चीज से वो बनता है। तो कॉस्ट किस चीज से बनता है, कॉस्ट 3 चीज से बनता है। उसमें सबसे पहले मटेरियल। सो जो कमोडिटीज, जो रॉ मटेरियल वगैरह हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, फिर वो फिनिश गुड्स में हो या ना हो, अगर वो फिनिश गुड्स में है तो डायरेक्ट मटेरियल है, और फिनिश गुड्स में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जैसे कि टूल्स वगैरह, ठीक है। लेकिन ये मटेरियल यूज हुआ प्रोडक्शन में तो ये मटेरियल कॉस्ट हुआ, ठीक है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद है लेबर। सो लेबर मतलब कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट के लिए जो भी उसको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, जो सैलरी दी जा रही है, जो पेमेंट दिया जा रहा है, जो वेजेस दिया जा रहा है, फिर वो अगर डायरेक्टली खुद काम कर रहा है तो ये डायरेक्ट लेबर हो गया, या फिर अगर वो ऑफिस वगैरह का काम कर रहा है, मतलब खुद प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया। बट ऑफकोर्स कोई भी टाइप का पर्सन हो, मतलब वो फिजिकली मेहनत कर रहा है या मेंटली, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेबर, ठीक है। सो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, लास्ट है इसमें एक्सपेंसेस। यस, सो एक्सपेंसेस मतलब सीधी सी बात, मटेरियल और लेबर छोड़ के जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एक्सपेंस प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, तो ऐसे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि ड्राइंग बनाई, कोई आर्किटेक्ट जो होता है उसको स्केच बना दिया उसने, ठीक है, क्योंकि वो स्केच के बेसिस पे ही प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जो दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में हुए कहीं ना कहीं, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट वाइज दोस्तों, एलिमेंट मतलब किस चीज से बनता है, तो हम देख रहे थे कॉस्ट। कॉस्ट कैसे बनता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट कर दिया था, एंड नहीं हुआ था, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन।
तो बिहेवियर वाइज यहाँ से हम थोड़ा स्लो देखते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट हो चुका है बट एज इफ ये हुआ ही नहीं है, तो यहाँ से हम देखते हैं बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। सो उसमें सबसे पहले दिया है फिक्स्ड ओवरहेड्स। सो फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है देखो, यस, these overheads remain unaffected or fixed in total amount fluctuation in volume of output। ओके, ये जो ओवरहेड्स है ये अनअफेक्टेड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इन टोटल अमाउंट फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉट एवर द फ्लक्चुएशन इन आउटपुट, आप 1 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ, कितने यूनिट बना रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा। ओके, एग्जाम्पल के बेसिस पे देखो इन्होंने दिया हुआ है रेंट एंड रेट। अभी रेंट की बात करते हैं, फैक्ट्री का रेंट 50,000 है, आपने इस बार महीना भर पूरा महीने में फैक्ट्री बंद रख दी, रेंट कितना रहेगा 50,000। अरे सर इस बार हमने 4 घंटे काम किया दिन में से, रेंट कितना रहेगा 50,000। अरे सर अभी काम बढ़ा दिया, हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, रेंट कितना रहेगा 50,000। अरे सर अब क्या बताए 24 घंटे काम चलता है, 8 घंटे की 3 शिफ्ट है, 24 घंटे काम चलता है और हमने अभी 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर लिए, रेंट कितना रहेगा 50,000। एग्जैक्टली। सो वॉट एवर योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सपेंस उतना ही रहेगा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे बिल्डिंग डिप्रिसिएशन का अगर अभी एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये डिप्रिसिएशन है, अब ये जो डिप्रिसिएशन है बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन, हम बिल्डिंग जितनी यूज करेंगे उतना उसका वैल्यू कम होगा, ऐसा कुछ है? अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डिंग का वैल्यू तो कम होता ही होता है, ठीक है। सो ये जो है पोस्टेज का एक्सपेंस है, स्टेशनरी है, लीगल एक्सपेंस है, तो ये सब फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। सो टोटल फिक्स ओवरहेड जो होते हैं या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है, डू नॉट वैरी विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अप टू अ गिवन लेवल और वी कैन से गिवन रेंज। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है डू नॉट चेंज, ये चेंज होती नहीं है सर, ऊपर भी यही देखा हमने। अब नया पार्ट देखो, नया पार्ट देखो, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट वैरीज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की तो वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। सो फिक्स ओवरहेड्स आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर और फिक्स ओवरहेड्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। सर ये तो आपने बता दिया लेकिन ये भेजे में नहीं घुसा, ये क्या होता है? पहले आप बोलते हो फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है और फिर आप बोल रहे हो फिक्स कॉस्ट चेंज भी होता है, ऐसे कैसे? जस्ट 2 मिनट में आपको ग्राफ के साथ समझाता हूँ, पहले एग्जांपल देख लीजिए। फिक्स्ड ओवरहेड्स के जैसे कि डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है। सर ये अमोर्टाइजेशन क्या होता है या डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, ठीक है, और अमोर्टाइजेशन मतलब इनटैंजिबल एसेट का वैल्यू कम होना। इनटैंजिबल मतलब विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच, विच वी कैन नॉट फील, जो रियल में हम देख नहीं सकते, नहीं विच वी कैन फील, एक्चुअली सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि गुडविल, नाम है भाई अपना, अपने नाम से बच्चे आते, ब्रांड है ब्रांड, ये जो ब्रांड है ना, ये जो नाम है इसको हम बोलेंगे गुडविल। तो ये गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, प्रॉपर्टी है मेरी, मेरा नाम है तो ये मेरी एसेट है, लेकिन इनटैंजिबल है, विजिबल नहीं है, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट है, उसकी भी वैल्यू कम होती है जिसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस है, फिक्स्ड है, हर साल उतना ही रहेगा। रेंट जो पे करना है, सैलरीज है, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब हमने 2 चीज़ों के बारे में बात किया, एक तो फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होता है मतलब सेम होता है। सो देखो एग्जांपल, यस, लेफ्ट वाले ग्राफ पे सबका ध्यान है, मैंने 0 यूनिट बनाए तो भी फिक्स कॉस्ट मान लो, ये रेंट 50,000 हमने अभी अभी डिस्कस किया ना, फैक्ट्री का रेंट 50,000 है। सो 0 यूनिट प्रोड्यूस किए, देख लो फिर भी रेंट 50,000 है, राइट। हमने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए, अरे सर फिर भी रेंट तो 50,000 ही है। अरे नहीं इस बार प्रोडक्शन बढ़ा के हमने 5,000 कर दिया, अरे सर फिर भी रेंट तो 50,000 ही है। इस बार तो हमने हाइट कर दी भाई, प्रोडक्शन बढ़ा के 50,000 तक पहुंच गए, अरे सर फिर भी फिक्स कॉस्ट 50,000 ही है, रेंट तो उतना ही रहेगा। तो हमने ये देखा कि टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होने नहीं वाला, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
लेकिन ये क्या है सर, ये है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। मतलब क्या, देखो 50,000 यूनिट हम प्रोड्यूस रेंट है बराबर। अगर हमने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए, ओके, अगर हमने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए तो पर यूनिट रेंट कितना हुआ? 50,000 तो टोटल है ना, डिवाइड बाय 500, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 5 × 5 100 रुपीज आया। 100 रुपीज रेंट आया सर पर यूनिट, समझा यहाँ तक? 500 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट हमें रेंट आ रहा है 100 रुपया। ओके, चलो अब हम 5000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। देखो टोटल रेंट कितना है? 50,000, वो तो चेंज नहीं होने वाला। और हमने यूनिट कितने प्रोड्यूस किए? 5,000। तो पर यूनिट रेंट कितना हुआ? 10 रुपीज। सर ये तो और भी कम हो गया। अरे अब तो हम 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किया और रेंट कितना है? 50,000 ही है। सो 50,000 डिवाइड बाई 50,000, 1 रुपी। तो ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट आप ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम कम होता रहेगा। और यहाँ से उल्टा भी सोच सकते हो। आज आप पहले 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे तो 1 रुपये रेंट था पर यूनिट, हमने यूनिट कम कर दिया, प्रोडक्शन 5,000 पे आ गए, तो भाई कॉस्ट बढ़ के 10 रुपया हो गया पर यूनिट। ओके, सो फिक्स कॉस्ट याद रखना, टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकता। बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। जैसे जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, ओवरऑल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम कम होता रहेगा। या उल्टा अगर आओगे आप, प्रोडक्शन अगर आपने कम कम करते गए, जितना कम यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे उतना पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। क्लियर? ओके, यस। इवन हमने क्लास का भी एग्जांपल देखा था कल यहाँ पे, क्लासरूम का। अभी तक का पार्ट जो था वो रिवीजन का पार्ट था, ठीक है। अब हम फ्रेश पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली वेरिएबल ओवरहेड से। वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? तो देखो, दिस इज द कॉस्ट विच इन एग्रीगेट टेंड्स टू वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा है, विच इन एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या? टोटल, यस, सम, SUM, सम। सो दिस इज द कॉस्ट विच इन टोटल टेंड्स टू वेरी। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी मतलब चेंज होता है। कैसे? इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, किसके प्रोपोर्शन में? टू द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होगा, जो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, वैसे वो वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता रहेगा। सर कौन से डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपका प्रोडक्शन जाएगा। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस किया तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा, और अगर आप कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। सो देखो एग्जांपल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्समैन कमीशन, पावर, लाइट एंड फ्यूल, तो ये सब, इवन डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल हो गए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज एज द प्रोडक्शन डिक्रीजेज। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्शन कम होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, एज द ओवरऑल देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, सो वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। अभी अभी आपने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो वेरिएबल होता है, चेंज होता है, और अब बोल रहे हो वेरिएबल कॉस्ट सेम मतलब फिक्स होता है, ऐसे कैसे? भाई ये पर यूनिट फिक्स्ड होता है, पर यूनिट फिक्स्ड होता है। फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने क्या देखा अभी अभी? टोटल फिक्स कॉस्ट सेम, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरिएबल। और अब क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट जो होता है टोटल वो वेरिएबल है, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ये फिक्स्ड होता है। अरे बाप रे सर, आप कंफ्यूज किए जा रहे हो। दोस्तों अगर आपने अब तक के लेक्चर अटेंड किए हुए और आप 100% अगर मेरे साथ अटैच हुए हो तो कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं बनता, स्कोप ही नहीं बनता, क्लियर होना ही होना है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। तो देखो, वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल इन नेचर। याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं
वो अनकंट्रोलेबल, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट का, जैसे कि कमीशन बोनस। अब ये कमीशन कैसे देंगे भाई, जितना सेल्स होगा। नॉर्मली सेल्स के बेसिस पे होता है ना, अगर सेल्समैन भी उसको क्या बोलेंगे भाई, सेल का 10%, तो सेल्स ज़्यादा 10% ज़्यादा मिलेगा भाई कमीशन। सेल्स तूने कम किया तो कमीशन तुझे कम मिलेगा, सीधी सी बात है। वेज कॉस्ट, तो जितना ज़्यादा काम रहेगा उतने ही लेबर अपॉइंट करेंगे, और उतने जितने लेबर अपॉइंट करेंगे वो हिसाब से वेज कॉस्ट रहेगा। बेसिक रॉ मटेरियल, जितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है वो हिसाब से मटेरियल लगेगा, या फिर कंपोनेंट पार्ट्स का भी सेम। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड्स का चार्ट देखते हैं, इसमें आपको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। यस, देखो 0 यूनिट प्रोड्यूस किए, कॉस्ट कितना है 0। अरे सर देखो ना, वो भी तो 0 पे ही टच है ना। एग्जाम्पल हम स्टूडेंट का लेते हैं। पर स्टूडेंट में जो नोट्स देता हूँ ना, ऐसा मानते हैं कि 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट ये मुझे एक्सपेंस आता है नोट्स देने में। ठीक है, तो चलो एक स्टूडेंट आया, कितना खर्चा होगा मेरा 100 रुपीज़। यस, नेक्स्ट, अभी 5 स्टूडेंट्स हो गए, वेरी नाइस, 500। ऑब्वियसली लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं आ रही है, भावना समझो, आदत नहीं भाई लाइन में मारने की कुछ ज़्यादा। यस 500। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट बढ़ गए मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। अरे अभी तो 20 स्टूडेंट हो गए सर, 2000 हो जाएगा आपका एक्सपेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट, दैट इज नंबर ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है। ओके, इसी को उल्टा भी सोच सकते हैं, 20 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 2000 खर्चा आ रहा है, लेकिन अगर हमने 5 यूनिट ही प्रोड्यूस किए तो 500 एक्सपेंस आएगा, और एक ही यूनिट प्रोड्यूस किया तो 100 ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। समझ रहे हो? सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है, एंड इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद चेंज इन आउटपुट। तो जैसे आउटपुट बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट कम तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम। सर ये क्या है सर, ये तो फिक्स कॉस्ट वाला है। अरे नहीं 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 नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट का ही है, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। सर ये कैसे, देखते हैं। देखो मैंने एक स्टूडेंट के लिए नोट्स बनवाए, कितने रुपए लगे 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं 100 रुपीज़। 5 स्टूडेंट की नोट्स बनवाई तो पर स्टूडेंट कितना लगा था मुझे 100 रुपीज़। सर टोटल तो 500 लगा था आपको, लेकिन 5 स्टूडेंट को पर स्टूडेंट 100 रुपये खर्चा आएगा, मतलब पर स्टूडेंट 100 ही आ रहा है। अरे 20 बच्चे आ गए मेरे पास अभी। अरे सर 20 बच्चे भी आ गए तो पर स्टूडेंट तो 100 रुपीज़ लग ही रहा है ना आपको। सो पर स्टूडेंट दैट इज पर यूनिट, दैट इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हर यूनिट, कितना भी यूनिट आउटपुट क्यों ना हो, पर यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है इट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ठीक से सुनो। टोटल फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल। ओके, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड। क्लियर है? ये स्टेटमेंट समझ गया? क्या बात है, अगर ये स्टेटमेंट समझ गया तो वसूल है भाई, आपका लेक्चर वसूल है, और एग्जाम में आप एकदम कॉन्फिडेंटली लिख सकोगे। इसका कोई भी एग्जांपल दे दो यार, उठा के कोई भी एग्जांपल दो। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि यही एग्जाम में लिख के आना। वाई वी हैव ब्रेन, एंड ब्रेन इज नॉट टू स्टोर द ओनली इंफॉर्मेशन, ब्रेन इज ऑल्सो वी हैव टू यूज फॉर थिंकिंग। ओके, आप आपके लाइफ का एग्जाम्पल दे दो यार। सर हम ऐसा करते हैं, हम जितने ज़्यादा सब्जेक्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा फीस लगेगा, लेकिन पर सब्जेक्ट फीस कांस्टेंट रहेगा। हो गया एग्जाम्पल, बन गया एग्जाम्पल। अरे चलते चलते एग्जाम्पल बन जाता है रियल लाइफ में। सर मैं गया समोसा खाने, एक समोसा खाया मुझे 15 रुपीज़ लगे। सर दो समोसे खा लिए, सर 30 रुपये लग गए। सर 3 समोसे खा लिए तो 45 लग जाएंगे। तो जितने ज़्यादा समोसे खा रहा हूँ सर मैं, पर मतलब टोटल जो है मेरा खर्चा बढ़ते जा रहा है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन ये बात पक्की सर, हर समोसा कितने का मिल रहा है 15 रुपये का ही मिल रहा है, तो ये कॉस्ट तो फिक्स है सर, ये चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो ये टोटल वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। सो कोई भी एग्जांपल उठाओ, रियल लाइफ का एग्जांपल आपको देते आना चाहिए। ठीक है,
चलो, सो ये बिहेवियर वाइज हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। उसमें हमने पहला देखा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, उसमें एक बाद एलिमेंट वाइज, अब बिहेवियर में थर्ड चल रहा है। पहला फिक्स हो गया, दूसरा वेरिएबल, और ये दोनों का कॉम्बो सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो देखो दिस ओवरहेड्स आर आल्सो टर्म्ड एज सेमी फिक्स, और इसको सेमी फिक्स भी बोलते हैं। सेमी वेरिएबल का दूसरा नाम सेमी फिक्स भी है, बिकॉज इट इज कॉम्बो ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। तो इसको मिक्स बोलो, सेमी फिक्स बोलो, ओके, या फिर स्टेप ओवरहेड भी बोला जाता है। क्यों, वो भी समझेगा। सो दिस कॉस्ट वेरी इन पार्ट with the volume of production and in part they are constant whatever the volume of production। क्या बोला इन्होंने, ठीक से सुनो। this cost vary in part with the volume of production, ओके, ये कॉस्ट वेरी करता है। and in part मतलब कभी कभी पार्टली वेरी करता है, and in part they are constant, कुछ लेवल तक वो कांस्टेंट होता है और उसके बाद वो वेरिएबल हो जाता है। भाई ऐसा कैसे? एक तो सर हमें फिक्स समझ गया, सर हमें वेरिएबल भी समझ गया, लेकिन ये आप चित्र विचित्र क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो पहले फिक्स होता है फिर वेरिएबल बन जाता है। डोंट डू चिल, एग्जांपल के टाइम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे ये वो है, सुपरवाइजर सैलरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, स्टोरेज कॉस्ट। ये एक एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आफ्टर फ्यू मिनट्स। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। सो देखो दिस ओवरहेड स्टैंड मिडवे बिटवीन फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में ये, ठीक है। सो ये स्मॉल स्टेप से, मतलब ये क्या, ये एक्सपेंसेस चेंज होते हैं क्या? यस, ये चेंज होता है, बट बाय स्मॉल स्टेप्स, स्टेप वाइज चेंज होता है, कभी भी नहीं होता। सो दे चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब जैसे आप यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ा रहे हो तो ये एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, सेम नहीं, वेरिएबल हो जाएगा ना वो। तो मैंने अगर बोला ना 2 यूनिट बढ़े, मतलब 2 यूनिट का खर्चा बढ़ा, तो वो तो वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे वैसे नहीं बढ़ रहा है, बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन दिया है। देखो, द चेंज इन सेम डायरेक्शन एज चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है, बट प्रपोर्शन सेम नहीं है। लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो रहा है तो कॉस्ट भी कम हो रहा है, लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं है। सो दिस ओवरहेड्स आर कंट्रोलेबल इन नेचर, ये कंट्रोलेबल होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में फर्स्ट आपके सामने है एडमिन सैलरीज या रेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, देखो, सम कॉस्ट आर फिक्स्ड बट दे चेंज वंस सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट इज रीच्ड। सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं कि नॉर्मली वो फिक्स्ड होता है, लेकिन एक लिमिट ऑफ आउटपुट, एक लिमिट रीच होने के बाद वो एक्सपेंस बढ़ जाता है या फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दिए, मैं चार्ट में वापस एक्सप्लेन करूंगा। सैलरी, देखो सैलरी एक लिमिट तक फिक्स होती है, लेकिन वर्कलोड बढ़ गया तो एक लिमिट के बाद सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। नट्टू काका की बात अलग है, नट्टू काका एक्सेप्शनल केस है, इसमें नहीं बैठते हो। सेठ जी पगार बढ़ाओ, बोलते बोलते बेचारे स्वर्गवासी हो गए। रियल में, सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल में स्वर्गवासी हो गए, लेकिन सेठ जी ने अब तक पगार ही नहीं बढ़ाया। ये तो इमेजिनरी एग्जांपल है। रियल लाइफ में जैसे अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, अगर वर्कलोड बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं 10% काम बढ़ा 10% सैलरी बढ़ाओ, ऐसा होता है। आज 1 घंटा ज्यादा रुका, तुरंत 1 घंटे के ज्यादा। ओवर टाइम फैसिलिटी होती है कहीं कहीं पे, ऐसा नहीं बोल रहा कि ओवर टाइम के मिलते ही नहीं, लेकिन वर्कलोड का भी एक रेशो होता है भाई। ऐसा नहीं कि आज के दिन काम ज्यादा है तो तुरंत सैलरी बढ़ा दिया। ओके, एक लेवल ऑफ टाइम के बाद अगर काम बढ़ते जा रहा है, वर्कलोड बढ़ते जा रहा है, तो भाई एम्प्लॉय को थोड़ा सा मिलना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो भाग जाएगा एम्प्लॉय। ठीक है, रेंट की बात करते हैं। स्पेस जो है वो लिमिटेड होती है, लेकिन वो स्पेस अगर पूरी यूटिलाइज हो जाए तो हमें बड़ी स्पेस लेनी पड़ेगी, जिसके लिए रेंट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेट्स सी, आपको यहाँ पे मैं चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो दोस्तों, मेरे पास अभी जो क्लासरूम है उसका रेंट है मान लो 20,000। ठीक है, 20 के रेंट है, और इस क्लासरूम की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट की है। 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है मेरे पास। आप मुझे आंसर दे रहे हो, 10 स्टूडेंट आए, रेंट कितना है 20,000। 20 स्टूडेंट आए 20,000। 50 स्टूडेंट आए 20,000। 51 स्टूडेंट आया। सर
हाउसफुल, शो हाउसफुल हो चुका है, अभी क्लासरूम हाउसफुल हो चुका है, यहाँ पे बच्चे बैठ ही नहीं सकते। तो क्या करे, बच्चों को बोल दे जाओ हम नहीं पढ़ाते। अरे नहीं नहीं भाई, लक्ष्मी आ रही है तो मुंह धोने थोड़ी जाएंगे लक्ष्मी टीका लगाने आ रही है, मुंह धोने थोड़ी जाएंगे। फटाफट से बच्चों को बोलेंगे ठीक है बच्चों एडमिशन आपका कंफर्म करा लो, आपके लिए हम बड़ा क्लासरूम अवेलेबल करवाते हैं। जैसे ही 55 एडमिशन मतलब 5 और इंक्वायरी आ गई, मैंने बड़ा क्लासरूम ले लिया जिसका रेंट 25,000 है और उसकी कैपेसिटी 70 स्टूडेंट की है। ठीक है, अब मेरे पास 60 बच्चे आ गए, रेंट कितना रहेगा 25,000। 70 बच्चे आ गए, 71 स्टूडेंट आ गया, ये भी हाउसफुल हो गया। ये क्लासरूम की कैपेसिटी 70 की ही थी, अभी क्लासरूम ही फुल हो गया तो आगे बैठ ही नहीं सकते, और भी इंक्वायरीज आ रही है। मैंने बोला भाई पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, भाई भगवान के दया से सरस्वती की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना बड़ा क्लासरूम ले लिया जाए। मैंने और बड़ा क्लासरूम ले लिया जिसका रेंट 30,000 है और उसकी कैपेसिटी 100 स्टूडेंट की है। 75 बच्चे, रेंट कितना रहेगा 30K, 90 स्टूडेंट 30,000, 100 स्टूडेंट 30,000। अब तो भाई सेंचुरी भी कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या करे भाई, भगवान की दया से स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। अपन एकदम डेडिकेशन से शिद्दत से बच्चों को मतलब देने का ट्राई करते हैं कि अपना 100% देना है, और ये सब देखते हुए बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और अब एडमिशन हो चुके हैं 110। इस बार हमने एडमिशन ओपन रखा था 4 डेज के लिए वैलिडिटी, बच्चों को बोल के रखा था 4 दिन में आपको फॉर्म फिलअप करना है, एडमिशन कंफर्म करना है। 110 बच्चों के फॉर्म आ चुके हैं। क्या करे, इसमें तो काम होगा नहीं, तो चलो बड़ा क्लासरूम देखते हैं। तो बड़ा क्लासरूम देखा जिसका रेंट 40,000 है और उसकी कैपेसिटी 125 की है। तो जब तक 125 बच्चे बढ़ते हैं, 110, 112, 115, 125 तक रेंट 40,000 ही रहेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा हो जाए बच्चे तो फिर एकदम बड़ा सा हॉल भी लेना पड़ेगा भाई, ऑडिटोरियम लेना पड़ेगा। 50,000 रेंट जिसमें बच्चों की कैपेसिटी 200 की है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जैसे आउटपुट बढ़ रहे कॉस्ट बढ़ रहा है क्या सर? हाँ भी और नहीं भी। क्यों? देखो सर, एक लिमिट तक नहीं बढ़ रहा था। जब आपके पास 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे आते ना, तब तक कॉस्ट नहीं बढ़ता। मतलब तब तक वो कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड, बराबर ना। 20,000 रेंट फिक्स्ड है अप टू 50 स्टूडेंट, दैट इज अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद 50 से ज्यादा बच्चे आ गए, कॉस्ट बढ़ गया। ये क्या हुआ, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंज होना, तो कॉस्ट चेंज हो गया। अब देखो 50 बच्चों से लेकर 70 बच्चे तक ये कॉस्ट वापस क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। 25,000 रेंट हो, 30,000 वॉट एवर, ये तो फिक्स्ड हो गया, अभी ये इतना ही रहेगा। लेकिन 70 के आगे बच्चे हो जाए तो कॉस्ट वापस चेंज हो रहा है, मतलब ये चेंज हुआ बोले तो वेरिएबल है। एक लिमिट के बाद वापस फिक्स्ड है, और ये वापस वेरिएबल, ये है फिक्स्ड, ये है वेरिएबल, ये है फिक्स्ड, एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहेगा। इसे ही बोलते हैं स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, या फिर वी कैन से मिक्स वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट, स्टेप लैडर कॉस्ट। स्टेप लैडर क्यों बोलते, इसको स्टेप कॉस्ट क्यों बोलते हैं? देखो स्टेप जैसा दिख रहा है ना, जैसे हम चढ़ते जाते स्टेप बाय स्टेप, वैसे दिख रहा है ना ये लुक एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कॉस्ट भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है। एक स्टेप तक सेम, उसके बाद बढ़ेगा, वापस सेम, उसके बाद चेंज होगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है कॉस्ट, इसलिए इसको स्टेप कॉस्ट भी बोलते हैं। लाइट बिल का, अगर हम घूमने गए 1 मंथ के लिए, सब कुछ बंद था, घर वगैरह सब स्विच बंद थे, रेंट लाइट बिल 0 आएगा। फिर बेसिक जो फिक्स्ड बिल होता है मिनिमम 200, 300 वट एवर, सो जो बेसिक में मान लो कमर्शियल के लिए 250 रुपीज़ होता होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैं रेसिडेंशियल की बात करो, सॉरी 250 रुपीज़ है। सो 250 तो बिल आने ही वाला है। ये तो कन्फर्म है सर, आप कितने स्विच बंद के क्यों ना चले जाओ, पूरा वो घर का मीटर सब बंद करके कहते हैं 250 तो आने वाला है सर, वो तो फिक्स रेंटल है। लेकिन उसके बाद जैसे आप यूज़ करते जाओगे, आपका यूज़ बढ़ा, लाइट बिल और बढ़ेगा। स्टार्टिंग में मान लो आई एम नॉट
गिविंग अ स्टेटमेंट, मैं कंफर्म गारंटी के साथ नहीं बता रहा हूँ रेट, मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में अगर ऐसा होता है कि 0 से 200 यूनिट अगर आपने यूज किए इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपको 4 रुपए पर यूनिट है, 4 रुपीज पर यूनिट। 100 से ज्यादा यूज करते हो आप 300 तक, तो 5 रुपये यूनिट हो जाता है। अगर आप 300 से ज्यादा यूनिट यूज कर रहे हो तो आपको 7 रुपये यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पे एक स्टेप के बाद कॉस्ट बढ़ते जा रही है ना, तो ये है स्टेप वेरिएबल और वी कैन से स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो जो एग्जांपल थे जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, देख लो। सुपरवाइजर सैलरी, अभी सुपरवाइजर एक ही सुपरवाइजर को मैंने अपॉइंट किया, प्रोडक्शन का इतना बड़ा कामकाज नहीं अपना, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ते गया, 2 सुपरवाइजर लगेंगे, उसके बाद 3 लगेंगे, एक लेवल के बाद 4 लगेंगे एंड सो ऑन, तो खर्चा बढ़ता रहेगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सेम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का ऐसा थोड़ी है मशीन 2 घंटे ज़्यादा यूज़ किया तुरंत रिपेयर कब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं भाई, एक टाइम के बाद होता है वो। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेलीफोन का सेम, जितना यूसेज होगा वैसे बिल आएगा अपने को। स्टोरेज कॉस्ट, भाई स्टोरेज कॉस्ट में भी सेम, मतलब स्पेस ही है ना, एट द एंड स्पेस यूटिलाइज करना है। ठीक है, यस। सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड चल रहा है, याद दिला दूँ कहाँ तक पहुँचे हम? देखो, फंक्शनल एलिमेंट वाइज और बिहेवियर वाइज हो गया, अब क्या है? कंट्रोल वाइज क्लासिफिकेशन। लेट्स सी, यस, कंट्रोल वाइज क्लासिफिकेशन। सो इसमें सबसे पहले कंट्रोलेबल कॉस्ट। सर हमें तो नहीं पता, लेकिन नाम से समझ रहा है, ये कौन सा कॉस्ट रहेगा जो हम कंट्रोल कर सकते हैं? सो देखो, ICMA लंडन डिफाइंस कंट्रोलेबल कॉस्ट एज कॉस्ट चार्जेबल टू कॉस्ट सेंटर विच कैन बी इन्फ्लुएंस, जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, विच कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ पर्सन इन हुम कंट्रोल ऑफ द सेंटर इज वेस्टेड। तो जिसके पास उस बिजनेस का कंट्रोल है, जिसके पास वो डिपार्टमेंट का, उस कॉस्ट सेंटर का कंट्रोल है, उसके अगर उसने कुछ किया, उसके एक्शन से अगर कॉस्ट कम हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट। ओके, मतलब क्या? These are the costs which may directly regulated at a given level of management authority. So which can be directly regulated at a given level of management authority. तो ये रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्रैक्टिकली अगर सोचे तो जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं ना, वो कंट्रोलेबल होते हैं। फिक्स को क्या कंट्रोल कर लोगे तुम? मेरा रेंट जो है वो है, लेकिन भाई बच्चों को जो नोट्स देना है ना, मैंने क्या किया था, बस एक साइड में प्रिंट किया था और पिछला पेज ब्लैंक था। अभी मैंने पिछले साइड में भी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, कॉस्ट हो गया कम। जहाँ पे 100 रुपये लग रहे थे, शायद से 70 रुपये में काम हो जाएगा। एग्जैक्ट हाफ नहीं होता ना कॉस्ट। अगर आप जेरॉक्स वाले के पास जाओ, एक साइड है तो सपोज बोलेगा एक साइड का अगर भाई प्रिंट निकलवाना है तो शायद से 1 रुपये लगता होगा, और 2 साइड का निकाला तो शायद 1.5 रुपये लगता होगा। कहने का मतलब एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में नहीं चेंज होता ना वो, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। ओके, सो द पॉइंट इज, जब मैं बच्चों को नोट्स दे रहा था और मैंने अभी नोट्स में थोड़ी सी कंजूसी कर दी, फॉन्ट साइज छोटी सी कम कर दी, फॉन्ट साइज 15 था, अभी फॉन्ट साइज 11 कर दिया, तो नंबर ऑफ पेजेस कम लगेंगे। मतलब ये कॉस्ट कहीं ना कहीं मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं। कंट्रोल का मतलब जीरो कर सकते ऐसा नहीं होता, कम करना, कंट्रोल करना। सो ये हो गया कंट्रोलेबल कॉस्ट। नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट जो भी होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, उसमें हम कंट्रोल रख सकते हैं। मटेरियल है भाई, मटेरियल वेस्टेज ही बहुत होता है, करो ना भाई कंट्रोल। मटेरियल वेस्टेज ना हो इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स ले लिए, हमने रजिस्टर रख दिया, मटेरियल कितना आया, मटेरियल कितना गया, पूरा हमने स्टॉक अच्छे से मेंटेन किया, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली कंट्रोलेबल होते हैं, और दूसरा टाइप रहेगा अनकंट्रोलेबल। बोले तो जो हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। सो देखो, ICMA लंडन डिफाइंस अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एज अ कॉस्ट चार्जेबल टू कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट चार्जेबल टू कॉस्ट सेंटर विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस। वहां पे क्या था, कैन बी इन्फ्लुएंस, मतलब हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ पर्सन इन हुम द कंट्रोल ऑफ द सेंटर इज वेस्टेड। तो जो भी रिस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर है जिसके पास वो कंट्रोल है, किसी चीज का कंट्रोल है, तो वो कंट्रोलेबल कॉस्ट। और ये कॉस्ट सेंटर का जो मेन पर्सन है, सपोज वो उस कॉस्ट सेंटर का हेड है, उसके बावजूद ये कॉस्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, तो ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है, इन अदर वर्ड दीज आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ द एंटरप्राइज। ओके,
तो दीज आर द कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस, मतलब जो भी एंटरप्राइज का जो भी मेंबर है, जो भी पर्सन है, वो इन्फ्लुएंस इसको नहीं कर पा रहा है, वो कम नहीं कर पा रहा है, ये कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है। सो दीज आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कंट्रोल में है ही नहीं, तुम जो चाहे कर लो, ये कॉस्ट तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मली फिक्स कॉस्ट जो है ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। जो रेंट है वो लगने वाला है, जो टैक्सेस वगैरह है, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है, तो वो लगने वाला है, उसमें क्या कर लोगे यार तुम। प्रॉपर्टी टैक्स आप डिसाइड करोगे क्या? फिर कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपकी है? नहीं सर, गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है, गवर्नमेंट को किसी की भी नहीं है। बिजनेसमैन की तो पक्की नहीं है, किसकी हो नहीं पता। हाँ, मैं किसी पार्टी के फेवर में या खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो भी गवर्नमेंट है वो बिजनेस की तो है नहीं, बिजनेस के तो अगेंस्ट ही है। तो वो जो डिसाइड करेंगे उतना टैक्स हमें देना पड़ेगा, ओनर जो डिसाइड करेगा वो हिसाब से रेंट हमें देना पड़ेगा। सो दीज आर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, अपने कंट्रोल में नहीं है। ओके, यस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस है नॉर्मेलिटी क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मेलिटी के बेसिस पे कौन से हो गए टाइप्स क्या लगता है? नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है। तो देखो, अंडर दिस मेथड कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दिस कॉस्ट आर नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नॉर्मली अटेन। ओके, सो नॉर्मलिटी क्लासिफिकेशन में इन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है नॉर्मल कॉस्ट। सो देखो, नॉर्मल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट विच इज normally incurred to a given level of output in the condition in which level of output is normally attained. Okay, मतलब नॉर्मली हम जो प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते टाइम में एक्सपेंस आने ही वाला, होने ही वाला था, मतलब दिस इज नथिंग न्यू, यहाँ पे सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं मान लो 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने वाला था, तो उसमें मुझे 5000 यूनिट्स के लिए हर यूनिट का 5 रुपये का रॉ मटेरियल, समझ लो 5000 इंटू 5, इतना रॉ मटेरियल लगने ही वाला था। It is normal cost, cost which is normally incurred with the given level of output, ठीक है, in which level of output is normally attained. So it is a part of the cost of production. तो ये cost of production का पार्ट है, ये नॉर्मल कॉस्ट है, ये खर्चा आने वाला है ना, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ये एक्सपेंस होने ही वाला है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर ही नहीं रहे, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सो नॉर्मली जो एक्सपेंस होता ही है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, हम ये चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। दिस आर नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मली प्रोडक्शन के प्रोसेस में खर्चा आता ही है, दिस आर नॉर्मल कॉस्ट। और दूसरा इसी के अपोजिट अब नॉर्मल कॉस्ट, ये क्या होगा देखो। सो इट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट विच इज नॉट, देखा जाए ना, आपको आधे ही पॉइंट याद रखने, आधे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। ओके, फिक्स है तो अपोजिट में वेरिएबल ही आएगा, समझ रहे हो, या फिर नॉर्मल है तो अपोजिट में एबनॉर्मल ही आएगा। और इसके पहले कौन सा देखा हमने? एग्जैक्टली, कंट्रोलेबल। तो एक कंट्रोल वाला है तो दूसरा अनकंट्रोलेबल ही रहेगा। सो देखो, एबनॉर्मल में द कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन। सो नॉर्मली जहाँ पे ये नॉर्मली जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो अटेन हो जाता है, उसमें जो खर्चा आता है उसके अलावा कुछ एक्सपेंस आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। सो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट नहीं होता, बल्कि एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ओके, एक होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ये चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब क्या? द टाइम ड्यूरिंग विच वर्कर्स और मशीन्स आर नॉट वर्किंग, सो देर इज नो प्रोडक्शन, टाइमपास, वाया गेलेला वेळ आहे, ठीक है। आता ये किस वजह से हो सकता है? मे बी ड्यू टू फॉल्ट इन मशीन में फॉल्ट है, एक्सीडेंट हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया। सो आइडल टाइम में वर्कर्स को पेमेंट तो करना पड़ता है, बट वो काम नहीं करते ना, उसे आइडल टाइम का अपना नुकसान हो गया। तो ये नुकसान होना ये नॉर्मल चीज़ है क्या? अरे नहीं सर, ये कभी तो भी होगा, मशीन काम नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल चीज़ है ना, रोज थोड़ी मशीन खराब होता है यार। सो ये एबनॉर्मल कॉस्ट का पार्ट है, बीबीए। यस, ये कॉटन वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट का पार्ट है। भाई हमने प्रोडक्शन करते टाइम नहीं सोचा था इतना सारा वेस्ट होगा, बट हो गया। अब ये कॉस्ट है और ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, बराबर ना, रेगुलर रूटीन में नहीं होता, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। सो ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। तो
नॉर्मलिटी के बेसिस पे दो टाइप, नॉर्मल कॉस्ट एंड एब नॉर्मल कॉस्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्लासिफिकेशन की ओर, जो है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी। ओके, आइडेंटिफाइबिलिटी में फर्स्ट है, देखो क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिफाइबिलिटी विद द कॉस्ट यूनिट जॉब्स और प्रोसेस द कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अरे अब तो क्या बताए सर, डायरेक्ट कॉस्ट तो हमें लर्न हो चुका है। डायरेक्ट कॉस्ट बोले तो ऐसा कॉस्ट जो एग्जैक्टली सर प्रोडक्शन में लगा होगा, फिर वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है और डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात डायरेक्ट कॉस्ट की चल रही है, कॉस्ट में सब कुछ आता है। ओके, सो ऑल द कॉस्ट विच कैन बी कन्वीनियंटली एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। ऐसे जो कॉस्ट होते हैं जो हम कन्वीनियंटली कॉस्ट यूनिट को या कॉस्ट सेंटर को चार्ज कर सकते हैं, ये होता है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कॉटन इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में भाई कॉटन ऑफ कोर्स इट इज बेसिक रॉ मटेरियल, डायरेक्ट खर्चा है ये। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ टिम्बर इन फर्नीचर, टिम्बर रहेगा तो ही फर्नीचर बनेगा, इट इज बेसिक रॉ मटेरियल जिसके सिवा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, सो दिस इज डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये फिनिश गुड्स में अवेलेबल भी होता है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, सो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब इसमें सब चीज़ें आ गई, फिर वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। ठीक है, ये सब आइडेंटिफाइबिलिटी के बेसिस पे, आइडेंटिफाइबिलिटी के बेसिस पे फर्स्ट हुआ डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा कौन सा रहेगा? यस दोस्तों, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है देखते हैं। इट इज द कॉस्ट विच इज ऑफ जनरल कैरेक्टर। कॉस्ट तो है बट इट इज ऑफ जनरल कैरेक्टर विच इज एंड विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट, जो हम किसी पर्टिकुलर यूनिट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, मतलब कॉस्ट तो हुआ है, लेकिन अगर ये एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो इसके लिए कितना खर्चा आया ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो ये होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो देखो दिस कॉस्ट कैन नॉट बी एलोकेटेड बट कैन बी अपॉर्शन्ड टू कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। सर ये दो चार वर्ड बहुत डेंजर है सर, ये बार बार आ भी रहे हैं और समझ भी नहीं रहा है। समझेगा, सब कुछ समझेगा, समझने के लिए देखते रहिए के कैसी है। ठीक है, सो फिलहाल क्या दिया है, दिस कॉस्ट कैन नॉट बी एलोकेटेड, ये कॉस्ट एलोकेट तो नहीं कर सकते बट कैन बी अपॉर्शन, लेकिन इसको अपॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ इतना याद रखो, डायरेक्ट कॉस्ट एलोकेट कर सकते और इनडायरेक्ट कॉस्ट अपॉर्शन कर सकते। ठीक है, एबॉर्शन नहीं थे, अपॉर्शन। नेक्स्ट, द टर्म डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेटिव मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग देम बिकॉज it depends upon whether the same cost should be treated as direct or indirect. So ये direct indirect of course depend होता है। So sometime it happen कि depreciation जो है, अब देखो बहुत सारे कॉस्ट है, कॉस्ट के एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। ये मशीन है, अभी मशीन का डेप्रिसिएशन है, सॉरी हाँ, मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, सो ये यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, we can treat depreciation as direct cost if there is only one machine और cost center। अगर अपने पास एक ही मशीन है, कॉस्ट सेंटर में वही सीपीयू यूज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं जितना भी डेप्रिसिएशन है वो इसी प्रोडक्ट के लिए है, तो डायरेक्ट कॉस्ट है। बट इफ देयर आर मेनी कॉस्ट यूनिट इट बिकम डिफिकल्ट टू एलोकेट द कॉस्ट एक्यूरेटली। इतने सारे मशीन है या फिर इतने सारे यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो एक ही मशीन है और उससे एक ही यूनिट बन रहा है, तो जो भी खर्चा है उस यूनिट से रिलेटेड ही है, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक मशीन का यूज करके 10 अलग अलग यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो कैसे ट्रेस करेंगे? नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट काम है वो। ठीक है, सो एलोकेट करना डिफिकल्ट टास्क होता है, तो डायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाता है। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट ये हमने आइडेंटिफाइबिलिटी के बेसिस पे देखे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम। टाइम के बेसिस पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना स्कूलिंग में, बहुत पसंद था सर, पढ़ने में इतना मज़ा आता था, इंटरेस्टिंग था। यस यस, आपके एक्सप्रेशन मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं। तो हिस्ट्री के बारे में हम बात नहीं करते, आपके एक्सप्रेशन से समझ रहा है कि आपको इतना पसंद नहीं था। लेकिन हिस्ट्री में क्या था ये तो पता है, जो चीज़ें हो चुकी है, एग्जैक्टली पास्ट वाली चीज़ें थी, राइट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट भी ऐसा ही कॉस्ट है, द कॉस्ट विच आर असर्टन आफ्टर दिस हैव बीन
इनकर्ड, मतलब ये कॉस्ट कब पता चलती है, कब फाइंड कर रहे हैं, आफ्टर इट हैज बीन इनकर्ड, हो चुका है खर्चा ऑलरेडी, ठीक है। दिस सो दस सच कॉस्ट आर अवेलेबल ओनली व्हेन प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग हैज ऑलरेडी बीन डन। तो ये जो कॉस्ट है, सच कॉस्ट आर अवेलेबल ओनली व्हेन प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग हैज ऑलरेडी बीन डन। अगर किसी चीज का प्रोडक्शन वगैरह करना है जो ऑलरेडी डन, ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज पास्ट टेंस, प्रोडक्शन हो चुका है, और उसका जो कॉस्ट है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में आएगा, ठीक है। सो सच कॉस्ट आर ओनली हिस्टोरिकल इन वैल्यू एंड नॉट यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पज। आज के डेट में अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए काम की चीज है ही नहीं, पास्ट में हो चुका है ये खर्चा। ये कहीं देखा है आपने, क्या है पता है, मोनालिसा, मोनालिसा का पेंटिंग, इसका कॉस्ट पता है किसी को, इंडियन रुपीज में, गेस तो कर लो यार। लाखों में होगा, अच्छी बात है। करोड़ों में होगा, लाखों में होगा, थाउजेंड्स में होगा, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होगा। ओके, सो आपको बता दो दोस्तों, हिस्ट्री की बात है, मोनालिसा पेंटिंग की प्राइस कितनी है, 5380 करोड़ इंडियन रुपीज, 5380 करोड़ इंडियन रुपीज। अब सर यहाँ पे मोनालिसा का क्या संबंध, उसको क्यों उठा के लेके आए, आपको ये दिखा रहा हूँ मैं। अभी मान लो ये पेंटिंग मैंने ही बनाया है, ठीक है, एक्चुअल में किसने बनाया है, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लियोनार्डो दा विंची, ऐसा कुछ तो भी नाम है, आई थिंक लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने ड्रॉ किया बनाया हुआ है पेंटिंग, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर सोचे तो उनके लिए हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में किसी ने जिन्होंने पेंटिंग बाय किया होगा तो उसके उनके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हिस्ट्री पास्ट है, ऑलरेडी वो परचेस कर चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, तो ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। और टाइम के बेसिस पे दूसरा है प्री डिटरमाइन कॉस्ट, प्री डिटरमाइन बोले तो एडवांस में डिटरमाइन, राइट, यस। सो इट इज डिफाइंड एज कॉस्ट विच आर असर्टन इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट। सो हम कॉस्ट मतलब कोई प्रोडक्शन करने के पहले, कोई यूनिट प्रोड्यूस करने के पहले एडवांस में जो हम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि इतना खर्चा आएगा, तो ये है प्री डिटरमाइन कॉस्ट। अभी जैसे कि अगर हम रेडीमेड ड्रेस के शॉप में गए, रेडीमेड ड्रेस खरीदने के लिए शॉप में, ठीक है, उनको पूछा, अरे पूछने की जरूरत क्या है भाई, देख लो टैग लगाया हुआ है, टैग में जो प्राइस है उसी प्राइस पे आपको मिलेगा। उन्होंने प्राइस कैसे डिसाइड की, अरे पास्ट है ना हमारे भाई, सब कुछ वो कर चुके, कॉटन जो भी था वो कटिंग बिटिंग किया, ड्रेस स्टिच किया, उसको बटन बटन लगाए, फिनिशिंग हो गया, सब हो गया, अभी उन्होंने चार्ज किया, उनको पता है ये हिस्टोरिकल बात हो गई। लेकिन अगर हम किसी डिजाइनर वियर के शॉप में जाए, डिजाइनर साड़ीज, डिजाइनर ड्रेसेस होते ना, तो हम डिजाइनर के पास गए, शादी के लिए ड्रेस चाहिए भाई, कपल गया तो उनका होता है ना आजकल मैचिंग ट्विनिंग विनिंग चाहिए, सेम चाहिए, जो भी है वॉट एवर। सो डिजाइनर के शॉप में जाने के बाद वहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे पहले आपको पूछा जाएगा एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो आपको बताना पड़ेगा कि भाई फंक्शन कौन सा है, कौन सा कपड़ा चाहिए, उस पर डिज़ाइन कितनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी चाहिए, मैचिंग चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा क्या क्या ऑर्नामेंट्स चाहिए, एसेसरीज क्या क्या चाहिए, कब तक चाहिए, इतना सब कुछ स्पेसिफाई करने के बाद डिजाइनर आपको कोट करेंगे कि आपको फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज़ लगेंगे। भाई ड्रेस बनानी तुम कोट कैसे कर रहे हो, भाई हमने सब कुछ सोचा, इसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा, स्टोन्स कितने लगेंगे, एम्ब्रॉयडरी कितनी लगेगी, वो टेलर को जो स्टिचिंग के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ सोच के हमने आपको बताया। ये क्या है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हमें अगर 25 बताया तो शायद से उनके लिए कॉस्ट 15,000 की होगी, तो ये उन्होंने सोची हुई कॉस्ट है, प्री डिटरमाइंड। बिफोर प्रोडक्शन के पहले जो कॉस्ट के बारे में सोचा, ये होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है। सो दिस आर द कॉस्ट, दिस कॉस्ट आर सेट अप फ्रॉम एनालिसिस एंड फोरकास्ट मेड बिफोर द इवेंट। मतलब यहाँ पे हमने अंदाज किया, फोरकास्ट किया मतलब अंदाजा किया, कैलकुलेट किया, एनालिसिस किया, एग्जैक्ट नहीं पता, एंड दस रिप्रेजेंट नॉट व्हाट हैज हैपन बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ये नहीं दिखाता क्या हो चुका है, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। ओके, सो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट डिटरमाइन ऑन साइंटिफिक बेसिस बिकम अ स्टैंडर्ड कॉस्ट।
तो साइंटिफिक बेसिस पे जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट निकाला जाता है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है. सच कॉस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन द रीजन ऑफ वेरिएंस. और जब हम एक्चुअल में कंपेयर करते हैं कि भाई हमने जो प्री डिटरमाइन किया था 15,000 रुपीज़ में ड्रेस बन जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 18,000 रुपीज़ लग गए, तो ये जो 3,000 आया, जो डिफरेंस आया, उसे बोलते हैं वेरिएंस. ठीक है, तो फिर कंपेयर किया जाता है. स्टैंडर्ड कॉस्ट तो 15 था जिसमें बनना चाहिए था, एक्चुअल में 18 आया, तो 3,000 डिफरेंस क्यों आया, तो ये फाइंड किया जाता है. ठीक है, सो दस बाय दिस कॉस्ट मैनेजमेंट कैन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन टेक रेमेडियल एक्शन टू अवॉइड इट्स रिकरेंस इन फ्यूचर. और क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पे कि 15 की जगह 18,000 लग गए, तो हमें फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए मैनेजमेंट स्टेप्स लेंगे. चलो अभी तो भी प्रॉफिट में ही है, लेकिन हमने 10,000 प्रॉफिट का सोचा था, प्रॉफिट तो 7,000 ही हुआ ना. अभी आप उसको बोलोगे जो ड्रेस लेने आएगा, नहीं यार 25 नहीं 28 में मिलेगा, देगा वो पैसे? सवाल ही नहीं आता 1 रुपये भी एक्स्ट्रा देने का. 25,000 आपने कोट किया था, वो 25,000 ही देने वाला है, समझ रहे हो. सो कोट करते टाइम आपने जो प्री डिटरमाइन किया कॉस्ट, उस प्री डिटरमाइन करते हुए जो कॉस्ट, मतलब उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं, तो उसमें आपको ठीक से प्रिकॉशन लेके सब कॉस्ट कंसिडर करके ही कोट करना है. ठीक है, सो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट समझ गए. प्रोडक्शन करने के पहले जो कैलकुलेट किया जाता है, इतना कॉस्ट आएगा, दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, और वी कैन से बजटेड कॉस्ट. ठीक है, टाइम के बेसिस पे हो गए 2. अब एसोसिएशन. यस दोस्तों, लास्ट पार्ट में आ चुके हैं हम, अभी सेशन खत्म होने वाला है. एसोसिएशन के बेसिस पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट प्रोडक्ट कॉस्ट. सो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट से एसोसिएटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है, दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट. सो दस यूनिट प्रोड्यूस इज सोल्ड, दिस कॉस्ट प्रोवाइड नो बेनिफिट. दस यूनिट प्रोडक्ट is sold, this cost provide no benefit. ओके, जैसे ही प्रोडक्ट सेल हो गया ना, जैसे ही प्रोडक्ट सेल हो गया, तो इस कॉस्ट का हमें कोई आगे बेनिफिट नहीं मिलने वाला. देखते आगे. व्हेन द प्रोडक्ट आर सोल्ड, द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आर रिकवर्ड एज एन एक्सपेंसेस. ओके, मतलब क्या? दिस एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड. अब प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट में लगने वाला कॉस्ट. अभी मैंने रॉ मटेरियल, इसमें मान लो मैंने 20 रुपीज़ का मेटल यूज़ किया है, फिर ये पेन बनाया. अभी 20 रुपीज़ का मेटल जो यूज़ किया, इसका मुझे आगे बेनिफिट मिलेगा क्या? अरे संबंध ही नहीं, एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया, खत्म ना, इसका आगे बेनिफिट नहीं मिलने वाला. इसलिए यहाँ पे दिया है यूनिट प्रोडक्ट इज सोल्ड, दिस कॉस्ट प्रोवाइड नो बेनिफिट. एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया, उसका बेनिफिट आगे नहीं मिल सकता. ठीक है, सो प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंसेस है, ये सब प्रोडक्ट कॉस्ट में आते हैं. तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे कॉस्ट जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन पाता है. क्लियर? अगर ये कॉस्ट इनकर नहीं किया तो प्रोडक्ट रेडी ही नहीं होगा. सो दीज आर प्रोडक्ट कॉस्ट. और एसोसिएशन के बेसिस पे दूसरा है पीरियड कॉस्ट. सो पीरियड कॉस्ट में देखो क्या दिया है, इट इज डिस्क्राइब एज कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. जो किसी अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेटेड कॉस्ट है, ना कि किसी प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, सो दीज आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्ट डिलीवर्ड टू कस्टमर. मतलब ये प्रोडक्ट के साथ वैरी नहीं करता, जितने प्रोडक्ट हम देंगे वो हिसाब से आएगा, ऐसा नहीं है. ये टाइम पे डिपेंड है. ठीक है, ये नॉर्मली चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जो अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वहाँ पे नॉर्मली ये चार्ज किया जाता है पीरियड कॉस्ट. सो इसमें क्या होता है, देखो एग्जाम्पल, रेंट. रेंट का और प्रोडक्शन का कोई संबंध, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए. रेंट किस पे डिपेंड होता है? टाइम पे, पीरियड पे. मंथली रेंट होता है ना, तो मंथली रेंट है, इसका और प्रोडक्ट का कोई संबंध नहीं. सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, उनको ऑफिस के जो स्टाफ है उनको मंथली सैलरी मिलेगा. ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, तो ये जो एक्सपेंसेस है, दिस आर ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब पीरियड कॉस्ट है. ये टाइम पे डिपेंड है. सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, रेंट वगैरह है, ये सब मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, वॉट एवर, ये टाइम पे डिपेंड है, प्रोडक्शन पे नहीं. तो ये पीरियड कॉस्ट है. ओके, और जो कॉस्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था पर प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट था. एसोसिएशन के बाद अब है इन्वेस्टमेंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट. सो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखो कॉस्ट का टाइप है. फर्स्ट इज कैपिटल कॉस्ट. सो कॉस्ट विच इज इंटेंडेड टू बेनिफिट इन
फ्यूचर पीरियड। ऐसा कॉस्ट जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होगा, ये है कैपिटल कॉस्ट। सो कैपिटल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज परचेस ऑफ एसेट। सिंपल टर्म्स में अगर बोलो तो एसेट परचेस किया तो उसे कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। ओके, एग्जांपल आप देख सकते हो, हमने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी दैट इज प्रीमाइसेस वगैरह ले लिया, या फिर कोई प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, देखो मैंने मशीनरी परचेस कर लिया। सो मशीनरी में मैंने 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, तो ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, सर लॉन्ग टाइम मिलेगा सर, 1 साल से तो ज़्यादा टाइम पे मिलेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलने वाला है, तो ये है कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, सो इसमें सब एसेट्स आ गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर दूसरा है रेवेन्यू कॉस्ट। सो द कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू बेनिफिट द करंट पीरियड, जिसकी वजह से हमें सिर्फ करंट पीरियड में बेनिफिट होने वाला है, ये रेवेन्यू कॉस्ट है। ठीक है, सो रेवेन्यू कॉस्ट को नॉर्मली हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल, तो रेवेन्यू कॉस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, जैसे कि सैलरी है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है। तो ये एक्सपेंस किया, अभी मैंने सैलरी पे किया, इसका बेनिफिट मुझे कितना टाइम मिलेगा? 1 साल नहीं, 1 साल से भी कम सर, 1 महीना। आप मंथली सैलरी देते हो ना, तो सैलरी दिया तो 1 महीना बेनिफिट मिलेगा, खत्म। रेंट दिया तो 1 महीने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मिलेगा। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म नहीं मिलने वाला, तो ये रेवेन्यू कॉस्ट है। ओके, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे दो, एक कैपिटल कॉस्ट और दूसरा रेवेन्यू कॉस्ट। एंड लास्ट कैटेगरी दोस्तों, लास्ट क्लासिफिकेशन का कैटेगरी रिलीवेंसी। रिलीवेंसी के बेसिस पे 2 टाइप, एक रिलीवेंट और दूसरा irrelevant। एग्जैक्टली, सो रिलीवेंट कॉस्ट देखो, रिलीवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैव बियरिंग ऑन विच हैव इफेक्ट ऑन द डिसीजन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो हमें कंसिडर करना जरूरी है, जो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए इफेक्ट कर सकता है, ऐसा जो कॉस्ट है, ये रिलेवेंट कॉस्ट है। जैसे कि फ्यूचर में कैश, मतलब फ्यूचर में कितना कैश लगेगा, अवेलेबल कैश कितना है, कॉस्ट कितना होगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है, अगर मैंने यूनिट और 100 यूनिट प्रोड्यूस किए तो कितना कॉस्ट आएगा। तो जो रिलेवेंट है, डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आएगा, तो ये है रिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, और इररिलेवेंट मतलब जो डिसीजन मेकिंग में किसी काम का नहीं है भाई। सो दिस कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट विच हैव नो इफेक्ट ऑन द डिसीजन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के डिसीजन पे जिसका कोई कंसर्न ही नहीं है, तो ये इररिलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट ये हमेशा रिलेवेंट होता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इररिलेवेंट की, तो इररिलेवेंट मतलब ऐसे कॉस्ट जो हम ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हैं, जैसे कि फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अभी फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल अगर दे तो रेंट वगैरह है, या फिर मशीनरी। अभी मैंने मशीनरी ये सब सेटअप किया है भाई, आप देख रहे हो एकदम डिजिटल लेक्चर देख रहे हो आप, ये सेटअप मैं कर चुका ऑलरेडी, तो ये कॉस्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये पास्ट की बात है। अगर मैं न्यू स्टूडेंट को एडमिशन देना चाहता हूँ, न्यू बैच कंडक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इस कॉस्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस कॉस्ट के बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इररिलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आने वाला है, उसको मुझे नोट्स देनी है, तो ये खर्चा एडिशनल है ना। न्यू स्टूडेंट आया तो न्यू नोट्स मतलब और प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, तो ये मेरे लिए डिसीजन मेकिंग का पॉइंट रहेगा, और डिसीजन मेकिंग में ये कॉस्ट मुझे रिलेवेंट रहेगी। तो दीज आर रिलेवेंट कॉस्ट। सो ऐसे एक एक करते करते चुन चुन के हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आज कंप्लीट किया। फंक्शनल, एलिमेंट वाइज, बिहेवियर वाइज, कंट्रोल वाइज, नॉर्मेलिटी वाइज, आइडेंटिफाइबिलिटी, टाइम एसोसिएशन, इन्वेस्टमेंट और रिलेवेंसी, ये बेसिस थे, और हर बेसिस पे हमने कॉस्ट के कुछ टाइप्स देखे। सो डू रिवाइज दिस सेशन, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ा क्वेश्चन तो आ ही सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे, लेकिन इसमें जो इतने सारे कॉस्ट दिए हैं ना, इसमें से कोई भी कॉस्ट आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। छोटी छोटी कंसेप्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, उसमें आ गया प्रोडक्ट कॉस्ट एक्सप्लेन करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट एक्सप्लेन करो, वेरिएबल कॉस्ट एक्सप्लेन करो, तो ऐसा भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स, आ गया 4 मार्क का क्वेश्चन। ओके दोस्तों, 50-50 पे चल रहा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का सेशन आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा फ्रॉम मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम कॉस्ट शीट से करेंगे शुरुआत। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।